तो चलो वापस से एक शॉर्ट इंट्रो बता देती हूँ। सो माय नेम इज डॉक्टर सोनल जॉन और हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू सेमेस्टर 1 ऑफ एलएलबी, जो तुम्हारा सेमेस्टर 5 ऑफ बीएलएस है। ठीक है। यही से आपके लीगल सब्जेक्ट्स की शुरुआत होंगी। लीगल जो भी लीगल बेसिक्स है वो यही से आपके स्ट्रांग बनेंगे। जो भी कॉन्सेप्ट्स आपको आगे चल के मदद करेंगे एज अ लॉयर, एज एन एडवोकेट, आपको यही सेमेस्टर 1 से ही जैसे बोलते हैं ना कि किसी भी बिल्डिंग को बनाने का सबसे बेस्ट मतलब वो कितना टाइम तक रहेगी, कितनी स्ट्रांग रहेगी, दैट डिपेंड्स ऑन द फाउंडेशन। तो ये आपका फाउंडेशन होने वाला है ऑफ लॉ स्टडीज। ठीक है। आई एम हियर फ्रॉम रेस्पेर एकेडमी टीम और आज हम डेमो सेशन कर रहे हैं इसके लिए। रेस्पेर एकेडमी इज एन एकेडमी जो लॉ स्टूडेंट्स की मदद करती है फॉर अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट्स। हमारे शाम को गूगल मीट पे सेशंस होते हैं जहाँ पे इंस्ट्रक्टर्स जो है वो हर एक सब्जेक्ट्स आपको, हर एक टॉपिक कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं, सिखाते हैं और आपके क्वेश्चंस के आंसर भी करते हैं। इंटरैक्टिव होता है सेशंस हमारे। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सेशंस विल स्टार्ट फ्रॉम अराउंड दिस वीक और नेक्स्ट वीक। तो शाम के रात को सेशंस होंगे। सेशंस रिकॉर्डेड भी होते हैं, तो इनकेस अगर आप सेशंस मिस कर जाते हैं यू कैन ऑलवेज सी द रिकॉर्डिंग्स लेटर। चलो सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो वापस से एक बार आपके जो 4 सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, एक है आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1, एक है आपका लॉ ऑफ टॉर्ट, एक है आपका लेबर लॉ 1 और लीगल लैंग्वेज। तो जब मैं 1-1 बोलती हूँ इसका मतलब ही ये है कि पूरा पार्ट होने वाला था, मतलब पहले पूरा पार्ट हुआ करता था, बट फॉर द ईज ऑफ द स्टूडेंट्स उसको सिलेबस को 2 हाफ में बटाया गया है। ठीक है। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1 होगा और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2 होगा। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2 आपका सेमेस्टर 4 में आएगा, सेमेस्टर 4 ऑफ एलएलबी। सिमिलरली लेबर लॉ 1 अभी है और लेबर लॉ 2 जो है वो सेमेस्टर 5 ऑफ एलएलबी में आएगा। क्यों? बिकॉज वो थोड़े एडवांस टॉपिक्स होते हैं। तो जब आप बेसिक पहले समझ जाओगे तो आपको एडवांस समझने में मदद हो जाएगी। ठीक है। लेट्स टॉक मोर अबाउट मराठी स्टूडेंट्स का क्या है। तो मराठी स्टूडेंट्स मतलब जो मराठी में एग्जाम दे रहे हैं, तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1 का जो पेपर है आपको मराठी में मिलेगा, लॉ ऑफ टॉर्ट का भी पेपर आपको मराठी में मिलेगा, लेबर लॉ का भी मराठी में मिलेगा। बट लीगल लैंग्वेज का जो पेपर है, जो यहाँ पे पर्पल में दिखा है, वो पेपर आपको इंग्लिश में ही लिखना होगा। ठीक है। उसके लिए मराठी का ऑप्शन नहीं होता। तो यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स स्पेशली जो मराठी में एग्जाम देते हैं उनको ये एग्जाम बहुत टफ जाती है, बिकॉज उनकी प्रिपरेशन नहीं होती है। एक तो उसमें लैटिन भी आ जाता है, इंग्लिश भी आ जाता है, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाती है। सो वी एट रेस्पेर अकेडमी वी डू हेल्प स्टूडेंट्स विद दैट एज वेल। ठीक है। आज तक हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास रह चुके हैं 300 प्लस, तो उनमें से कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में कभी फेल नहीं हुआ। ठीक है। बिकॉज वी मेक श्योर कि उतनी प्रिपरेशन आपकी हो। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट सब्जेक्ट। ठीक है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि ये समझो सबसे पहले कि स्टैट्यू किसको बोलते हैं। STATUE। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? ठीक है। ये वो स्टैट्यू ऑफ लिबर्टी नहीं है, जो पुतला वो बना है। ठीक है। वो ऐसा नहीं। स्टैट्यू लॉ का मतलब, लॉ के हिसाब से स्टैट्यू जो होता है ना, पार्लियामेंट जब कोई बिल पास करती है, कोई लॉ पास करता है, जो एक्ट बनता है हमारे लिए, ठीक है, A कैपिटल CT, तो उसको हम स्टैट्यूट बोलते हैं। ठीक है। तो हर एक एक्ट अलग अलग चीजों के बारे में बना गया है। जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो आपको बताएगा कि अगर किसी के साथ आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है तो आपको क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए। जैसे मैं हूं और कल्पना जी, ठीक है, मुझे अपना फोन बेचना है, कल्पना जी को खरीदना है। मी कल्पना जीला सांगितलं, कल्पना जी मला 50,000ला विकायचा है तुम्हाला फोन। ठीक है। 50,000 में मुझे आपको फोन देना है। ठीक है। वो बोली कि ठीक है मैम, मी घेते। ठीक है। तो ये जो एक बार मैंने ऑफर कर दिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया कि हाँ भाई मेरे को चलेगा। ठीक है। तो बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए ना। कल उठ के फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको फोन दे दिया, कल्पना जी फोन घेऊन पळाले, ठीक है, मुझे मिले ही नहीं। ठीक है। 9 2 11 हो गए, तो मेरे 50,000 तो चेक गए ना।
ठीक है। या सपोज अगर कल्पना जी ने मुझे 50,000 दे दिए, मैंने उनको आईफोन की जगह पे कोई सस्ता वाला, सस्ता टिकाऊ मस्त, ठीक है, मस्त सस्ता नहीं मस्त, ठीक है, ऐसा कोई फोन मैंने कल्पना जी को टिका दिया, तो ये सारा जो चीज होती है, याद रखना कि इसी को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, नॉर्मली एक इंसान जो है कॉन्ट्रैक्ट में जाता है। अब एक चीज जो आप लोगों को समझना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट अलग होता है, ठीक है। नॉर्मली लेम टर्म्स में हम यही बोलते हैं कि हाँ अरे कल्पना जी बरोबर माझा एग्रीमेंट झालाय हा, का मी त्यांना फोन देणार आणि ते मला 50,000 देणार, ठीक है। सो लेम टर्म्स में हम सबको एग्रीमेंट एग्रीमेंट ही बोलते हैं, लेकिन एज अ लॉयर यू शुड नो कि एग्रीमेंट अलग होता है और कॉन्ट्रैक्ट अलग होता है। क्या अलग होता है? देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल अभी और कौन है यहाँ पे, से राज है, ठीक है, तो सपोज राज को मैंने बोला कि मैं कल है ना पुणे जा रही हूँ, तो राज मुझे बोला कि मैडम मी पण तिथेच चाललोय, मैं भी वहीं पे जा रहा हूँ कल, तो चलो आपको छोड़ देता हूँ, ठीक है, आप 8 बजे तैयार है ना सुबह को, मैं आपको लेके जाऊंगा। तो मैं वहां पे बॉम्बे में 8 बजे तैयार रहेगी, ये आया ही नहीं, ये अकेला चला गया, तो क्या अब मैं उसको कोर्ट में लेके जा सकती हूँ? नहीं। ऑल्दो हमारे बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था कि उसने बोला था कि मैम मैं आपको लेके जाऊंगा, ठीक है, मी घेऊन जाईन तुम्हाला, बट ये एग्रीमेंट लॉ के हिसाब से, ठीक है, लॉ के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाता। अगर वहीं पे अगर वहीं पे उबर होता या ओला होता और मैंने पैसे दिए होते, या राज्य एक कैब सर्विस चला रहे होते और मैंने उनको एडवांस में पैसे दिए होते, ठीक है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता हम दोनों के बीच में कि नहीं उनको आना ही है 8 बजे मुझे लेके जाने के लिए, और अगर वो नहीं आएंगे तो क्या हो जाएगा, लाइक मैं उनको कोर्टात चल, आता कोर्टात चल, ठीक है, कोर्ट में लेके जा सकती हूँ, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के बीच में। तो ऑब्वियसली मैं आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू, ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, बट इसमें और डिटेल में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। आज का सेशन का मेन एम यही है कि आप पढ़ना शुरू कैसे करोगे लॉ सब्जेक्ट्स को, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, उसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जो तुम्हारा स्टैट्यूट है, और वो अवेलेबल है, ठीक है, मतलब वो ये सारे एक्ट जो पार्लियामेंट बनाते हैं वो फ्रीली अवेलेबल होता है, तो आप डाउनलोड कर सकते हो नेट से, और उसके सेक्शन 1 to 75 जो है वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन सेशन होता है, तो उसमें सिर्फ वो यही लिखते हैं कि कि ये एक्ट के कब लागू होगा, किस पे लागू होगा, पूरे इंडिया पे लागू होगा, कुछ डेफिनेशंस वगैरह उसमें लिखे होते हैं, और उसके बाद फिर वो आपको डिटेल में बताते हैं कि ऑफर क्या होता है। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैंने फोन बेचना चाहा, कल्पना जी ने बोला हाँ मैं खरीद लेती हूँ, तो मैंने ऑफर किया, उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया। काउंटर ऑफर क्या होता है? अगर उन्होंने बोला कि नहीं 150 रुपए देगा, ठीक है, तो ये काउंटर ऑफर समझा जाता है। याद रखना, जब काउंटर ऑफर होता है तो इनिशियल जो मेरा ऑफर है 50,000 का, ये खत्म हो जाता है, इट बिकम्स नल एंड वॉइड। अब बाद में अगर मैंने बोला कि नहीं नहीं 150 में कौन देगा, ठीक है, तो फिर कल्पना जी ये नहीं बोल सकती कि ठीक है चलो मैं 50,000 में खरीदने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा ऑफर कैंसिल हो गया। जैसे ही उन्होंने काउंटर ऑफर किया वैसे ही मेरा ऑफर कैंसिल हो गया। अब जब वो ये बोलती है कि मैं 50,000 में खरीदने के लिए तैयार हूं, तो एक नया ऑफर उनकी तरफ से आ रहा है मुझे, अब एक्सेप्ट करना या नहीं करना ये मेरी मर्जी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ लो, ठीक है, कि कैंसिल कब होता है ऑफर, ठीक है, उस कैंसलेशन ऑफ ऑफर को रिवोकेशन बोलते हैं, ठीक है, रिवोकेशन ऑफ ऑफर, कि मैंने रिवोक कर दिया। उसने ऑफर किया था, या तो मैंने सामने से ना बोल दिया, ठीक है, तो वो कैंसिल हो गया ऑफर, या तो मैंने काउंटर कर दिया तो कैंसिल हो गया ऑफर, या सामने वाली ने ही रिवोक कर दिया, उसने क्या कर दिया, बोला कि मुझे नहीं अभी तुम्हें बेचना है मेरा फोन, ठीक है, तो ये रिवोकेशन हो गया। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट जैसे हमने बोला, दो लोगों के बीच में जब एक ऑफर और एक्सेप्टेंस होता है तो एक प्रॉमिस हो जाता है, एक एग्रीमेंट हो जाता है, और वो एग्रीमेंट जब लॉ की एनफोर्सेबिलिटी उस पर लगती है तब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है।
कि लॉ में जब आप एनफोर्स, मैंने बोला ना कि मैं राज्य को नहीं लेके जा पाई, वो आए नहीं मुझे लेने के लिए, लेकिन मैं उनको कोर्ट में नहीं लेके जा पाई बिकॉज सिर्फ एक सिंपल एग्रीमेंट था, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, कोई लॉ की एनफोर्सेबिलिटी नहीं थी। ठीक है, उस पे जब एनफोर्सेबिलिटी लगती है तब वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है। इसलिए ये बोला जाता है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एक एग्रीमेंट होना जरूरी है। ठीक है, जब तक कि सामने वाला ऑफर नहीं करेगा, तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे, प्रॉमिस नहीं बनेगा, ठीक है, तब तक ये एग्रीमेंट नहीं बनेगा। एग्रीमेंट नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। ठीक है, कुछ ऐसे नो दोस्तों के बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, कलीग्स के बीच में भी सॉरी एग्रीमेंट हो सकते हैं, कलीग्स के बीच में भी एग्रीमेंट हो सकते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। ठीक है, लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं। व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या क्या जरूरी है? अब खुद से ही सोचो, लॉजिक लगाओ। ठीक है, लॉयर को बाजू में रखो, लॉ को बाजू में रखो, खुद सोचो क्या लगेगा अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। अगर मुझे अपना सपोज फ्लैट है मेरा, कहाँ पे, साउथ बॉम्बे में फ्लैट है मेरा, और वो मुझे बेचना है। किसको बेचूं मैं? वो मुझे शहबाज को बेचना है। ठीक है, तो शहबाज मुझसे वो फ्लैट खरीद रही है और मुझे उसको बेचना है। तो सबसे पहले तो मुझे एक ऑफर करना पड़ेगा। मैं उसको बोलूंगी कि ये यहाँ यहाँ मेरा फ्लैट है, इतने इतने पैसों में है, तो आपको चाहिए? तो शहबाज बोलेगी कि या तो हाँ बोलेगी या तो ना बोलेगी। ठीक है, तो अगर उसने बोला कि हाँ मुझे लाइक मुझे चाहिए, ठीक है, तो ये एक्सेप्टेंस हो जाएगा। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बाद एग्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, कि एग्रीमेंट बन गया दोनों के बीच में। अब देखो, एग्रीमेंट बनने के लिए ना पैसे होना जरूरी है। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर मैं फ्री में अगर कुछ दे रही हूं तो यहाँ पे क्या है ना, कंसिडरेशन नहीं होता। कंसिडरेशन का मतलब समझो, कंसिडरेशन का मतलब है कि मैं उसको बोल रही हूँ कि मैं तो अपना फ्लैट तुम्हें दे रही हूँ, बदले में मुझे क्या मिल रहा है। ठीक है, मैं जो उसको फ्लैट दे रही हूँ वो ऑब्जेक्ट होता है, और उसके बदले में मुझे जो मिलता है वो होता है कंसिडरेशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी मम्मी आपके लिए खाना बना के देगी। ठीक है, और बदले में अगर वो बोलती है कि मैं अब तुम्हारे लिए खाना बना के देती हूँ, मुझे बदले में क्या मिल रहा है। ठीक है, तो वैसे तो वो कभी बोलती नहीं है, तो वही उनका वो प्यार होता है। इसके एक्सेप्शन हम देखेंगे लॉफुल कंसिडरेशन के। तो वही वन ऑफ द एक्सेप्शंस होता है कि जब आप कोई वॉलेंटरीली करते हो या कोई गिफ्ट करते हो, ठीक है, या प्यार मोहब्बत में करते हो, तो वहां पे कंसिडरेशन होना जरूरी नहीं होता। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में ये रूल है कि अगर आपको बदले में वापस कुछ नहीं मिल रहा है, तुम्हाला परत काय भेटत नाही है, ठीक है, इसका मतलब है कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो, ठीक है, तो आपको भी रिटर्न में कुछ मिलना चाहिए। तो ये भी एक वैलिड रिक्वायरमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट का। एक और रिक्वायरमेंट होता है फ्री कंसेंट का। ठीक है, फ्री कंसेंट का मतलब क्या है कि भाई अगर आप कोई चीज कर रहे हो, कुछ बेच रहे हो, कुछ खरीद रहे हो, या कुछ भी ऐसा अपना ट्रांसफर कर रहे हो कोई भी प्रॉपर्टी, तो ये किसी के दबाव में, डरा धमका के, या कोई मतलब किसी ने आपके साथ फ्रॉड किया है, या कोई मिस्टेक कर रहा है, कुछ मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, खुद को कुछ अलग बता रहा है, जमीन को कुछ अलग बता रहा है, ठीक है, और ऐसे करके अगर आपको वो बेच रहा है, तो लॉ के नजरों में ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। ठीक है, बिकॉज लॉ ये बोलता है कि आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, कि जिसमें फ्रॉड हो रहा है, कोहर्जन हो रहा है, मिसरिप्रेजेंटेशन हो रहा है, तो ये फ्री कंसेंट के अंडर नहीं जाता। एक और चीज होती है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, वो होता है तुम्हारी उम्र और तुम्हारा मेंटल स्टेटस। अगर तुम 18 साल के नीचे हो, मतलब बच्चे हो, माइनर हो, तो माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जा सकता। और अगर सपोज तुम अनसाउंड माइंड के हो, ठीक है, तो वो बंदा भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जा सकता, बिकॉज उसको समझ में नहीं आएगा कि किस पे साइन कर रहे हो। ठीक है, क्या साइन कर रहा है कुछ पता नहीं, यहाँ पे साइन कर दो, साइन कर दिया, वहां पे साइन कर दो, साइन कर दिया, अच्छा मेरी प्रॉपर्टी चाहिए ले लो, तुम्हारी प्रॉपर्टी दे दो। ठीक है, वो तो 1 रुपए में भी कुछ बेच देगा। ठीक है, तो ऐसे इसमें, ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि एक माइनर के साथ और एक अनसाउंड माइंड के बंदे के साथ तुम कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। ठीक है, ये क्या है, ये वैलिड ही नहीं होगा।
एंड लास्ट जो कंडीशन है तुम्हारी एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की, वो ये है कि कुछ ऐसे एग्रीमेंट तुम बना नहीं सकते हो, ठीक है, जो लॉ पहले से ही मना करता है। जैसे कि अगर मैंने किसी को शादी के लिए रोका कि भाई तुझे इससे शादी नहीं करनी है, उससे ही करनी है, ठीक है, ऐसा एग्रीमेंट लॉ अलाउ नहीं करता। तुम किसी को किससे शादी करनी है, ठीक है, ये नहीं बता सकते। या अगर तुम ऐसा कोई एग्रीमेंट करते हो जिसमें तुम बोलते हो कि अगर तेरा और मेरा कोई भी झगड़ा हो गया, ठीक है, या कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है, सो यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट, ठीक है, ऐसा एग्रीमेंट तुम नहीं कर सकते हो, क्योंकि कोर्ट के पास आना तो सबका हक है ना, ठीक है। जना माझा झगडा झाला ते सॉल्व कौन करना, ठीक है, जज जज साहब करना ना, ठीक है। तो वो तुम नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते कि हम जाएंगे नहीं कोर्ट में, ठीक है, वो तो जाओगे। तुम ऐसा भी कोई एग्रीमेंट नहीं बना सकते हो जिसमें तुम किसी को कोई बिजनेस या ट्रेड करने से रोक सको, ठीक है, कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम वो नहीं कर सकते हो, उसकी मर्जी भाई। उसको इंडिया में फ्री फ्री कंट्री है, उसका सिटीजन है वो, ठीक है, जो बिजनेस करना चाहे, जो ट्रेड करना चाहे, जो उसको जहां प्रॉफिट लग रहा है वो कर सकता है, सब्जेक्ट टू लीगल लॉज। हम लीगल लॉज के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं दो लोगों के बीच का एग्रीमेंट के बारे में, तो ये हम नहीं कर सकते, ठीक है। या कोई भी एम्बिग्यूअस अगर एग्रीमेंट होता है, जैसे कि अगर मैं ये बोलती हूँ कि तुमसे मैं 10 किलो चावल खरीदूंगी, बदले में मैं तुम्हें या तो 5,000 दूंगी या तो 10,000 दूंगी, अगर ऐसा एग्रीमेंट होता है तो ये लॉ के नजरों में ये एग्रीमेंट सही नहीं होता, क्योंकि तुम या तो स्पेसिफाई करो 5,000 कि 10,000 कितना देने वाले हो, ठीक है। तुम ऐसे नहीं बोल सकते हो ये नहीं तो वो, ठीक है। या तो तुम ऐसे नहीं बोल सकते मैं तो 10 लीटर तेल खरीद रही हूँ तुमसे, अरे कौन सा तेल, ठीक है, वो सर में लगाने वाला पैराशूट का तेल, ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सफोरा ऑयल, कौन सा तेल, ठीक है, वो भी तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो ऐसे कोई एग्रीमेंट जिसमें आपने स्पेसिफाई नहीं किया है, कोई एम्बिग्यूअस है, हे नहीं तरते, ठीक है, मैं इसे भी शादी करूंगी, मैं उससे भी शादी करूंगी, मैं उससे भी करूंगी, ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा, किसी एक को चूज करो, ठीक है। व्हाट इज कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्या होता है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट? बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कोई शर्त लगी हो, ऐसी कोई शर्त जिसका होना ना होना तुम्हारे हाथ में नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, वो कंटीजेंट होते हैं कि अगर तुम्हारे घर में आग लगी तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी, ठीक है। अगर तुम्हारा सामान वहां मतलब यहाँ से इंडिया से तुम सामान यूके भेज रहे हो, अगर तुम्हारा सामान यूके नहीं पहुंचा तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी। अगर वो जहाज डूब गया तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी। तो दिस आर ऑल कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कि अगर ये होता है तो तुम्हें पैसे मिलेंगे, ठीक है। अगर वो जहाज पहुंच जाता है, डूबता नहीं है, तो तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये अगर वाले हैं, ठीक है, अगर ये होगा तो, अगर वो होगा तो, ठीक है। और ये अगर वाला ना, ऐसा ऐसे पॉसिबिलिटी होनी चाहिए जो मुमकिन हो। अगर मैं ये बोलती हूँ कि अगर इंद्रदेव आके मुझे मिलेंगे तो मैं कल्पना जी को 50,000 रुपए दूंगी, ठीक है, तो ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है, ये एग्रीमेंट भी नहीं बनेगा। क्यों? बिकॉज ये पॉसिबिलिटी कि वो मतलब वो देवता आके मुझे मिले, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, और ऐसे होता हो भी सकता है क्या, ठीक है। सो वो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वही चीज के बनते हैं जिसमें वो होने की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे वो जहाज डूब जाएगा, ठीक है, हो सकता है वो टाइटैनिक जैसे जहाज हो जो अनसिंकेबल हो, ठीक है, लेकिन वो भी डूबा था, ठीक है, तो वो चल जाएगा, ठीक है। सो दैट दैट काइंड ऑफ कंडीशन इज अलाउड। परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है कि जिस टाइम एंड प्लेस पे अगर आपने परफॉर्मेंस बोला उस पे आपको करना है। जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल से जूही की शादी है, ठीक है, और जूही की शादी के लिए उसको एक गाउन चाहिए, तो वो टेलर के पास गई और टेलर को बोला कि 25 दिसंबर को मेरी शादी है, मुझे चाहिए गाउन। तो टेलर बोला हाँ हाँ ठीक है, मैं दे दूंगा। और उसके बाद फिर टेलर जो है 24 तारीख को बोला कि नहीं नहीं, मैं काम करता हूँ, आपको 30 तारीख को देता हूँ, 30 दिसंबर को मैं आपको गाउन दे देता हूँ। तो जूही यही बोलेगी ना कि अरे 25 को शादी है, 30 को गाउन लेके मैं क्या करूंगी, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट में यही लिखा गया है
कि टाइम एंड प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज इंपॉर्टेंट, कि जिस टाइम पे आपने उसको प्रॉमिस किया है सामने वाले को उसी टाइम पे आपको देना पड़ेगा। अगर वो नहीं दे पाता, इसका मतलब है कि उसने इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है। ब्रीच मतलब तोड़ना। और अगर कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हो तो उसकी पेनल्टी भरनी पड़ती है, और लॉ के लैंग्वेज में इसको पेनल्टी नहीं बोलते, उसको डैमेजेस बोलते हैं। ठीक है, तो वापस समझो, जब जब आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हो, ब्रेक करते हो, तो लॉ में उसको ब्रीच बोलते हैं, BREACH, ब्रीच। ठीक है, और उसके अगेंस्ट जो आप पेनल्टी देते हो उसको डैमेजेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये होगा। ठीक है, तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बोलता है कि सिर्फ कोई कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना जरूरी नहीं है, उसको बराबर टाइम पे और बराबर जगह पे भी करना जरूरी है। अगर जूही जी ने बोला था कि 25 दिसंबर को मुझे ये गाउन चाहिए बॉम्बे में, और अगर मैं 25 दिसंबर को ही लेकिन वो दिल्ली में दे देती हूँ, तो ये भी पकड़ा जाएगा कि उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सही से नहीं किया। ठीक है, उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया। तो टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या बोलता है? डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऐसा बोलता है कि कभी कभार ऐसे हो जाता है कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है। ठीक है, तुमने बोल दिया एक पेंटर को कि भाई पेंटिंग करो, और पैसे दे दिए, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया, तो अभी की वो पेंटिंग कैसे पूरी करेगा? ठीक है, तो ऐसे जगह पे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन लग जाता है। मतलब क्या होगा कि लॉ की नजरों में किसी की गलती नहीं है। ठीक है, तो कोई पेनल्टी नहीं भरेगा। ठीक है, अगर जूही जी ने उस टेलर को बोल दिया कि मेरा ड्रेस सी के मुझे दे दे, लेकिन किसी रीजन के वजह से, अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई वॉर हो गया, ठीक है, और अगर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई, सबको अपने अपने घर में बैठना है, ठीक है, और इसी वजह से टेलर नहीं दे पाया जूही जी को अपना मतलब उनका गाउन, या सपोज अगर वो टेलर मर गया, ठीक है, या टेलर के हाथ फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंट में हाथ चला गया, अब वो टेलर सील नहीं पा रहा है वो गाउन को, तो ऐसे सारे केसेस में डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन लग जाता है। ठीक है, इसको डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी भी बोलते हैं, मतलब अब इम्पॉसिबल हो गया। ऐसा नहीं कि वो टेलर देना नहीं चाहता जूही को, ठीक है, लेकिन वो दे नहीं सकता। ठीक है, वो तो देना चाहता है, लेकिन अभी वो दे नहीं सकता, उसके हाथ में नहीं रहा कुछ। क्लेटन रूल्स ऑफ अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है कि जब आप किसी से पैसे उधारी लेते हो, तो वो आपका क्रेडिटर बन जाता है। ठीक है, उसने आपको पैसे दिए उधारी पे, आप डेप्टर बन जाते हो, क्योंकि आपका डेप्थ है, आपको उसको पे करना है, लोन है आपके ऊपर। ठीक है, तो क्लेटन रूल बोलता है कि जब आपने किसी एक क्रेडिटर के पास से मल्टीपल लोन लिए हैं, ठीक है, सपोज एक बैंक के पास आपने गए और बैंक के पास आपने घर के लिए से 5 लाख रुपए का लोन लिया है, गाड़ी के लिए 2 लाख रुपए का लोन लिया है, फिर तुम्हारा से टीवी या फर्नीचर लेना था, उसके लिए 50,000 का लोन लिया है, तो 3 लोन हो गए। ठीक है, तो क्लेटन रूल ऑफ अप्रोप्रिएशन ये बोलता है कि जब आपके पैसे वापस देने की बारी आएगी, ठीक है, जब आपको ये वापस देना होगा, ठीक है, तो क्लेटन रूल ये बोलता है कि ये तुम्हारे ऊपर है सबसे पहले, कि तुम जो पैसे वापस कर रहे हो वो कौन से लोन के अगेंस्ट यूज होगा। जैसे कि अगर तुमने सपोज सिर्फ 3 लाख रुपए वापस की, तो तुम ये बोल सकते हो कि ये 3 लाख रुपए मेरे 5 लाख रुपए जो मैंने घर के लिए लिए थे उसके अगेंस्ट यूज करो, या जो मैंने 2 लाख रुपए गाड़ी के लिए लिए थे उसके अगेंस्ट यूज करो, या जो मैंने 50,000 फर्नीचर के लिए लिए थे उसके अगेंस्ट यूज करो। ठीक है, तुम्हारा तुम्हारा ओपिनियन डेप्टर का। ठीक है, डेप्टर का जो चॉइस है वो सबसे पहले आता है। अगर डेप्टर ने कोई चॉइस नहीं दिया, उसने सिर्फ 3 लाख रुपए भिजवा दिए, ठीक है, तो सेकंड जो चॉइस है वो क्रेडिटर का होता है। ठीक है, वो अपने हिसाब से फिर जो लोन पहले लिया गया था, या जो लोन की डेट बहुत नजदीक आ रही है, या ऐसा कुछ सोच के वो उसके लिए यूज कर लेगा। ठीक है, और थर्ड चॉइस क्लेटन रूल ये बोलता है कि सपोज अगर डेप्टर कुछ नहीं बोल रहा है, उसने कोई कुछ बताया नहीं कि मेरे 3 लाख रुपए कहाँ पे यूज होने वाले वो करना चाहिए, क्रेडिटर कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है, क्रेडिट बैंक वाला भी कुछ मतलब अंदाजा नहीं लगा रहा है कि 3 लाख रुपए हमें कहाँ पे यूज करने हैं, तो तीसरा जो चॉइस है, वो तीसरा चॉइस होता है टाइम बार्ड पे, मतलब जो भी लोन बहुत नजदीक है
अपने मतलब जितना टाइम तुम्हें दिया गया था उसके बहुत नजदीक है, उसके अगेंस्ट ये 3 लाख रुपए आपको यूज करना होगा। ठीक है, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसा है कि फर्नीचर वाला जो लोन दिया था, उसके लिए उसका मतलब जो रिपेमेंट का डेट है वो 1 हफ्ते में आने वाला है, और घर का 1 साल के बाद है। ठीक है, और गाड़ी का भी 6 महीने के बाद है। तो क्लेटन रूल का थर्ड चॉइस ये बोलता है कि आपको फर्नीचर के अगेंस्ट उसको पहले यूज करना पड़ेगा, बिकॉज उसकी टाइम बार्ड होने की डेट नजदीक है। ठीक है, दिस इज क्लेटन रूल। कभी कभी 6 माह के लिए आ जाता है आपको क्वेश्चन में कि क्लेटन रूल बताओ, तो बहुत लोगों को ये पता नहीं होता, बिकॉज पढ़ते समय वो स्किप कर जाते हैं। ठीक है, सो इट्स अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखो, लॉजिक से समझो। मी पैसे घेतले, ठीक है, लोन मेरे ऊपर है। ठीक है, अब मैं अगर पैसे वापस कर रही हूँ, ठीक है, तो मेरी मर्जी होनी चाहिए ना कि भाई मैं कौन सा लोन पहले निकालना चाहती हूँ। ठीक है, अगर मुझे पहले 3 लोन में से जो छोटा लोन है, सबसे छोटा 50,000 वाला, उसको निकालना है, तो मैं वो भी कर सकती हूँ। तो सामने वाला मुझे ये नहीं बोल सकता ना, नहीं नहीं नहीं, पहले आप गाड़ी का ही लोन निकालो। ठीक है, दैट इज व्हाट अप्रोप्रिएशन सेज। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है? कॉजी कॉन्ट्रैक्ट ये बोलता है कि चलो, हमने मान लिया कि तुमने बोला कि माइनर के साथ आप कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो वो एग्रीमेंट सही नहीं होता। ठीक है, लेकिन सपोज उनको खाने पीने के लिए कोई चीजें चाहिए, उनको मेडिकल चाहिए। ठीक है, तो सपोज अगर उस पे मेडिकल का अगर कोई पैसा खर्च हुआ, तो फिर हमें पैसा वापस कौन करेगा? तो यहाँ पे कॉजी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है कि अगर आप कोई माइनर को कोई नेसेसिटी या कोई ऐसे सप्लाईज कर रहे हो जो उसकी नेसेसिटी में आते हैं, तो आपका ये हक बनता है। भले कॉन्ट्रैक्ट तैयार नहीं हुआ, आपका और माइनर के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट लॉ की नजरों में एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार हुआ है, जिसमें जो उनका गार्डियन है, ठीक है, उस गार्डियन को वो पैसे आपको लौटाने पड़ेंगे। दिस इज कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। कॉजी का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट के जैसा। ठीक है, सिमिलर टू कॉन्ट्रैक्ट, बट वो पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, एक और उदाहरण देख लो। ठीक है, सपोज अगर कल्पना जी और जूही दोनों नेबर्स हैं, एक दूसरे के आजू बाजू में रहते हैं। ठीक है, और जूही ने मंगवाए पिज्जा, चलो आज संडे है तो पिज्जा खाने का दिन है। ठीक है, तो पिज्जा के लिए मंगवा लिया। अब वो पिज्जा जो है वो गलती से चला गया कल्पना जी के पास। ठीक है, अब कल्पना जी ने बोला, काय माहिती कोणाचा आहे पिझ्झा, चला आपणच पार्टी करूया। ठीक है, ले लिया, खा लिया। ठीक है, अब लॉ ये बोलता है कि जूही का तो नुकसान हो गया। पैसे तो जूही नहीं दिए थे, पिज्जा तो उसके पास आया नहीं, कल्पना जी ने मसले खा लिया उसको। तो लॉ ये बोलता है कॉजी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि कॉजी कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो गया जूही और कल्पना के बीच में, कि कल्पना को वो पिज्जा के पैसे जूही को लौटाने पड़ेंगे। ठीक है, तो दिस इज अ फॉर्म ऑफ कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। एक और उदाहरण देख लो। सपोज राज जी है, राज जी एक घर में एज अ टेनेंट रह रहे, किराएदार रह रहे। ठीक है, और उनको एक नोटिस आती है गवर्नमेंट से कि 3 साल से आपने जो लैंड का जो फीस होती है, लैंड का टैक्स होता है, वो भरा ही नहीं है। तो भर दो, वरना आपको मतलब गवर्नमेंट जो है वो ये जो घर है उसको जब्त कर लेगी। अब राज जी ने अपने लैंडलॉर्ड को ये एक्चुअली लैंडलॉर्ड को भरना चाहिए, हाँ? ठीक है, तो राज जी ने अपने लैंडलॉर्ड को बहुत कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वो लैंडलॉर्ड तो गया था कहीं, तो यू नो मतलब वेकेशन पे, तो वो तो मिला नहीं। अब राज जी को डर था कि यार आप गवर्नमेंट वाले आ जाएंगे और मुझे निकाल देंगे। तो राज जी ने क्या कर दिया, 3 साल का जो उनका टैक्स भरना था वो उसने पे कर दिया। अब कॉजी कॉन्ट्रैक्ट में लॉ ये बोलता है कि ये किसका काम था? लैंडलॉर्ड का था, तो लैंडलॉर्ड को उसको ये वापस करना पड़ेगा। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है? कब एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, तो कब खत्म हो जाता है? जब हम दोनों मिलके बोलेंगे चलो खत्म कर देते हैं। ठीक है, या सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने अपना फोन दे दिया, उसने पैसे दे दिए, परफॉर्मेंस हो गया, तो खत्म हो जाएगा। या तो सपोज फॉर एग्जाम्पल डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन हो गया, इम्पॉसिबिलिटी लग गया, तो उसमें खत्म हो सकता है। या तो सपोज फॉर एग्जाम्पल उसने आधा ही कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, और मैंने बोला चलो आधा कर दिया ना, चलो ठीक है, चलो बाकी का आधा मैंने छोड़ दिया।
तो इन सारे केसेस में क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो खत्म हो जाएगा। इवन याद रखो, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई नया कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो पुराने वाला जो होता है वो खत्म हो जाता है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मैंने बोला कि अगर जो भी कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस है अगर आपने पूरे नहीं किए हैं, ठीक है, तो लॉ के नजरों में आप उसको तोड़ते हो। ब्रीच में दो टाइप के ब्रीच आते हैं, एक होता है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअल का मतलब क्या होता है कि 25 तारीख को 25 दिसंबर को जूही को टेलर को गाउन देना था और 25 तारीख को ही वो उसको बोल रहा है कि भाई मैं तो नहीं दे सकता, ठीक है, आप जो चाहो कर लो, मैं तो नहीं दे सकता। इसको एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। और एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि एक महीने पहले, एक हफ्ते पहले उसने बोल दिया की सॉरी मॅडम मी करू शकत नाही, तुम्ही दुसरा कुठून तरी करून घ्या, ठीक है। तो इसको एंटिसिपेटरी बोलते हैं कि उसने पहले से ही बता दिया कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं 25 तारीख को आपको नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। तो ये दो होते हैं। डैमेजेस में लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं, याद रखना। अब ये चीज आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिक्विडेटेड एंड अनलिक्विडेटेड। लिक्विडेटेड का मतलब होता है कि पहले से ही तय है, ठीक है, ऑलरेडी नोन है। तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, आप कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी लिखते हो कि सपोज अगर जूही लिखती है कि अगर इसने टेलर ने नहीं दिया 25 तारीख तक मेरा ड्रेस, ठीक है, तो इसको 2 लाख रुपए मुझे देने पड़ेंगे। तो टेलर को भी पता होता है एग्जैक्टली कितना अमाउंट देना है। इसको लिक्विडेटेड डैमेजेस बोलते हैं। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस जो होते हैं ना, वो होते हैं तुम्हारे टॉट में, ठीक है, उसमें पता नहीं होता। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल कोई तुम्हारा नेबर है, जोर जोर से गाने बजा रहा है, ठीक है, तो तुमने कंप्लेन कर दी, पुलिस वाले आए और लेके गए। अब उसको कितना पैसा तुम्हें देना है, ठीक है, या कितना जज उसको ये करेगा, वो तो कोई नहीं तय कर सकता, ठीक है, पहले से तय नहीं होते। वो तो जज अपने हिसाब से बताएगा कि भाई कितना कितने पैसे देने, ठीक है। तो इनको अनलिक्विडेटेड डैमेजेस बोलते हैं। याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट में डैमेजेस हमेशा लिक्विडेटेड होते हैं, पहले से ही तय होते हैं कितने देने। और टॉर्ट में डैमेजेस हमेशा अनलिक्विडेटेड होते हैं, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस भी आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट का। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट समझ लो कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्या बोलता है। वो ये बोलता है कि देखो, कॉन्ट्रैक्ट तुमने किया, ठीक है, तो जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर तुमने नहीं निभाया वादा, अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा, तो तुम्हें कोई ना कोई रिलीफ लगेगी, राइट, मतलब कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो वो रिलीफ कहाँ मिलेगी, तुम्हें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में मिलेगी। जैसे कि अगर तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी थी और किसी ने तुम्हारी प्रॉपर्टी तुमसे छीन ली, तो तुम कोर्ट के पास जा सकते हो और बोल सकते हो कि यार मेरी प्रॉपर्टी क्या पोजेशन मुझे वापस दिला दो, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक रिलीफ हो गया। सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे साथ था और वो कॉन्ट्रैक्ट उसने परफॉर्म नहीं किया, तो तुम कोर्ट के पास जा सकते हो और बोल सकते हो कि इसको बोलो मेरा मेरा पेंटिंग बना के दे, या मेरा से फॉर एग्जाम्पल मेरा ड्रेस बना के दे, या राज को बोलो कि मुझे पूना लेके जा, तुमने पैसे लिए हैं, ठीक है। तो इसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं कि जिस जो कॉन्ट्रैक्ट बना है वो आप करो, ठीक है। आपने आईफोन मुझे प्रॉमिस किया था 50,000 में, तो आपको आईफोन ही देना पड़ेगा। तो दिस इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट बनते बनते आप वहां पे कुछ मतलब गलती से कुछ लिख देते हो। जैसे कि मैंने वहां पे लिखना था कि मैं आईफोन दे रही हूँ 50,000 में और ये खरीद रही है, कल्पना जी मेरे से आईफोन 50,000 में खरीद रही है। वो 50,000 में एक जीरो कम हो गया, तो वहां पे 5,000 लिख के आ रहा है। तो कल्पना जी तो खुश है कि अरे 5,000 में मुझे आईफोन मिल रहा है, लेकिन मेरा नुकसान हो रहा है। तो मैं कोर्ट के पास जाके ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसको इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं, इसको रेक्टिफाई कर सकती हूँ कि नहीं नहीं, यहाँ पे 50,000 था, वो एक जीरो गलती से कम हो गया, ठीक है। तो ये भी कोर्ट आपके लिए करा सकता है। रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट को छोटा बनाना। सपोज आपने एक म्यूजिशियन को हायर किया 5 दिनों के लिए, ठीक है, आपने उसको बोला कि मैं हर दिन का तुम्हें 10,000 दूंगी, तो 50,000 तुम्हें मिलेगा। वो 3 दिन उसने परफॉर्म किया, ठीक है, और बाकी के 2 दिन कोई आ नहीं रहा था उसके शो में, ठीक है, तो वो बोला कोई आ नहीं रहा है तो मैं क्या अभी करूं, ठीक है। तो तुमको भी लगा कि हाँ यार, इसको 2 दिन के पैसे में क्यों एक्स्ट्रा दो। तो तुम दोनों ने म्यूचुअली क्या डिसाइड किया कि हम कॉन्ट्रैक्ट को छोटा कर देते हैं, 5 दिन के कॉन्ट्रैक्ट की जगह पे हम उसको 3 दिन का बना देते हैं। तो अगर उसने 50,000 लिए हो तो वो 20,000 तुम्हें वापस लौटा देगा,
और अगर तुमने पैसे उसको नहीं दिए हैं तो तुम सिर्फ उसको 30,000 दे दोगे 3 दिन का। इसको रिसेशन बोलते हैं। रिसेशन का मतलब क्या होता है? छोटा करना। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी, राइट, लेकिन सिर्फ आपने छोटा कर दिया उसको। ठीक है कि, और ये म्यूचुअली होना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुमने वन साइडेडली छोटा कर दिया, फिर वो ब्रीच हो जाता है। ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। रिसेशन में म्यूचुअली एग्रीड होना चाहिए, वो भी एग्री कर रहा है, तुम भी एग्री कर रहे हो, चलो छोड़ दो। ठीक है, या कम कर दो या छोड़ दो। कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तुमने पूरा कैंसिल ही कर दिया। ठीक है, तुमको लगा कि भाई ये नहीं हो सकता, तुमने कैंसिल कर दिया। डिक्लेरेशन डिग्री, तुमने एक मूवी देखी होगी, कागज करके एक मूवी आई थी पंकज त्रिपाठी की, जिसमें वो बोलता है कि सिर्फ आप एक, जज साहब को बोलता है कि सिर्फ आप एक डिग्री निकाल दो जिसमें ये बोला जाए कि मैं जिंदा हूं। ठीक है, तो इसको डिक्लेरेशन डिग्री बोलते हैं, कि आप सिर्फ डिक्लेयर करा दो कि मैं जिंदा हूं। ठीक है, या आप सिर्फ डिक्लेयर करा दो कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। आगे उस प्रॉपर्टी का क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये मैं देख लूंगी। आप सिर्फ डिक्लेयर कर दो। ठीक है, सो आस्किंग द जज टू डिक्लेयर द दिस दिस अबाउट समथिंग, तो इसको डिक्लेरेशन डिग्री बोलते हैं। इंजंक्शन क्या होता है पता है? इंजंक्शन मतलब रोकना। ठीक है, जैसे आपका और आपके बाजू के नेबर वाले का लैंड का कोई झगड़ा हो रहा है, और वो वहां पे कोई लैंड का कुछ बना रहा है या तोड़ रहा है, बीच में कुछ अगर बना रहा है तोड़ रहा है, तो आप कोर्ट में जाके एक इंजंक्शन लेके आ सकते हो। इंजंक्शन बेसिकली उसको रुकाता है, बोलता है कि नहीं नहीं, जब तक कोर्ट में केस चल रहा है तब तक तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, या सपोज फॉर एग्जाम्पल, अगर आप से काम कर रहे हो और बाजू में आपका कोई नेबर है जोर जोर से गाने लगाता है, ठीक है, तो आप इंजंक्शन मांग सकते हो। तो इंजंक्शन उसको बोल देगा कि भाई जब तक ये काम करता है उस टाइम के दौरान आप जोर से गाने नहीं बजा सकते। ठीक है, सो दैट इज इंजंक्शन। लेट्स गो टू लॉ ऑफ टॉर्ट। तो लॉ ऑफ टॉर्ट में आप क्या सीखने वाले हो? सबसे पहले तो आपको सीखना है कि टॉर्ट होता क्या है। देखो, टॉर्ट ये जो आया था ना, ये ऐसे आया कि उन्होंने, ये इंडिया में इतना ज्यादा मतलब ये नहीं है, इट इज नॉट दैट वेल नोन, हमारे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ही ज्यादा चलते हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट इज बेसिकली कि अगर सपोज कोई बंदा जो है आपके घर में आ जाता है, ठीक है, तो उसके साथ तो आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, वो तो अननोन पर्सन है। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको एक अननोन पर्सन को भी आपको मतलब उसको सजा दिलाने की काम आ जाता है, अगर उसके उस एक्शन की वजह से आपको कोई नुकसान हुआ है तो। ठीक है, तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के जो 3 मेन एस्पेक्ट्स हैं, वो सबसे पहले है कि कोई तो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा कोई तो इंजरी, कोई तो एक्ट होना चाहिए या ओमिशन होना चाहिए जो इलीगल हो। ठीक है, मतलब वो तुम्हारे घर में आया, ठीक है, उसके वजह से क्या होना चाहिए, उसके वजह से कोई तो तुम्हें लीगल इंजरी होनी चाहिए, कुछ नुकसान होना चाहिए, और उसके बाद फिर उस नुकसान का तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें मुआवजा मिलेगा। ठीक है, डैमेजेस मिलेंगे। याद है मैंने बोला था पेनल्टी नहीं बोलते लॉ में, हम डैमेजेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये टॉर्ट के 3 मेन चीजें होंगी कि फॉर एग्जाम्पल कोई आपके कंपाउंड में आया, आपके घर में आया, ट्रेसपास किया, ठीक है, आपको उसके वजह से नुकसान हुआ, आप कोर्ट के में जाके बोल सकते हो कि मुझे ये नुकसान हुआ। कोर्ट उसके उसके पास से आपको क्या कर सकता है? डैमेजेस लेके दे सकता है। तो दैट इज इन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये कुछ मैक्सिम है जो आपको पढ़ने पड़ते हैं। अब मैक्सिम का मतलब समझो क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोलती हूँ आपको कि अम, गाढवाला गुळाची चव काय, ठीक है, या मैं अगर बोलती हूँ आपको कि अ, और क्या होता है, और क्या होता है वो इसमें नाचना है आंगन टेढ़ा। हाँ, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, वेरी गुड। तो ऐसे सारी ये जो आप बोलोगे कि ये क्या होते हैं, ये सारे प्रोवर्ब्स होते हैं, मुहावरे होते हैं, राइट। तो वैसे ही लीगल लैंग्वेज में भी, लीगली भी कुछ मुहावरे होते हैं, उनको हम मैक्सिम बोलते हैं। ठीक है, मतलब आपसे वो लाइन बोल दोगे तो सामने वाले को सबको समझ में आएगा कि आप एक्चुअली बोलना क्या चाहते हो। ठीक है, तो ये कुछ वो मुहावरे होते हैं, और ये लैटिन लैंग्वेज में होते हैं। तो ये आपको सीखने पड़ेंगे, और ये इवन मराठी वालों के लिए ये अलग नहीं है।
ठीक है, इवन मराठी वालों को मैक्सिम जो है वो सेम रहेंगे, वैसे ही रहेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको टॉट में, इसमें हम आगे चल के इसको सिखाएंगे। फिर अगर कोई इंसान कोई टॉट करता है तो उसके लिए जनरल डिफेंसेस भी हैं। डिफेंस का मतलब क्या होता है कि आपको छूट मिलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग जैसे किसी को धक्का देना या किसी को मारना या किसी की बॉडी को हाथ लगाना, ये सारा टॉट है। ठीक है, क्योंकि आपको नुकसान हो रहा है। लेकिन जब आप बस में हो या ट्रेन में हो और धक्का मुक्की में धक्का लग जाता है, तो क्या सामने वाला आपके ऊपर केस कर सकता है? क्या नहीं कर सकता? क्यों? क्योंकि ये डिफेंस में आ जाता है कि कि क्राउडेड जगह पे तो हाथ लगेगा ही, तो मतलब वो जनरल डिफेंसेस में आ जाता है कि मैं नहीं करना चाहता था, बट वो हो गया। ठीक है, तो ऐसे कुछ डिफेंसेस है जो आपको टॉट में मदद करते हैं। टॉट अगेंस्ट पर्सन, प्रॉपर्टी, फ्रीडम एंड रेपुटेशन। तो जैसे कि ट्रेसपास में हमने बोला, ट्रेसपास का मतलब क्या होता है कि किसी के अनऑथराइज किसी के जगह में जाना। तो या तो तुम उसके जगह में जा सकते हो, ठीक है, मतलब उसके प्रॉपर्टी के अंदर जा सकते हो, या तो फॉर एग्जाम्पल उसकी उसकी कोई रिंग वगैरह है, वो उठा के किसी और जगह पे रख सकते हो, या तो उसके एरिया, मतलब उसकी जो बॉडी के आजू बाजू का एरिया है, ठीक है, वन हैंड डिस्टेंस का जो एरिया बोलते हैं, उसमें अगर आप उसको मारते हो, ठीक है, थूकते हो, पानी फेंकते हो, ठीक है, तो ये असॉल्ट में भी चला जाता है। ठीक है, तो ये भी आप टॉट के अंडर सीखोगे कि ये भी अलाउड नहीं है। ठीक है, या तो उसको आप रेपुटेशन को हार्म करते हो, डिफेम करते हो। ठीक है, या तो फॉर एग्जाम्पल आपकी तरफ से कोई नेग्लिजेंस हो जाता है। जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी आप पढ़ोगे कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर अगर सर्जरी कर रहा है, ठीक है, और अगर वो सर्जरी से कोई मर जाता है, तो क्या उसको सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऑब्वियसली होनी चाहिए, राइट? क्यों? बिकॉज ये नेग्लिजेंस था। क्यों नेग्लिजेंस था? क्योंकि उसको पता था कि वो क्वालिफाइड नहीं है टू बी अ सर्जन। ठीक है, लेकिन फिर भी वो सर्जरी प्रैक्टिस कर रहा था। ठीक है, तो ये भी टॉट में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा नर्वस शॉक होता है। नर्वस शॉक का मतलब होता है कि सपोज किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया कि अरे तुम्हारा हस्बैंड, तुमचा हस्बैंड आहे ना ते, उनका एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है। ठीक है, और ये सुनते ही आपका हार्ट रेट बढ़ गया, आपका बीपी लो हो गया। ठीक है, तो ये नर्वस शॉक हो गया। तो वो लॉ बोलती है कि ऐसा मजाक करने वाले पे भी आप केस कर सकते हो, क्योंकि ऐसा मजाक करना अलाउड नहीं है। ठीक है, फिर और क्या है जो लाइबिलिटी के प्रिंसिपल्स है? तो जैसी करनी वैसी भरनी, ये आपने सुना होगा कि जैसे तुम करोगे वैसे तुम्हें भरना पड़ेगा, उसी को लाइबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, लाइबिलिटी का मतलब होता है कि कितना तुम्हें भरना होता है। अब विकारियस लाइबिलिटी जो होती है ना, ये लाइबिलिटी सबसे, मतलब ऐसा बोल सकते हो कि सबसे अमेजिंग होती है कि करता कोई और है और भरता कोई और है। विकारियस लाइबिलिटी का मतलब ही यह है कि अगर आपके सर्वेंट कुछ करेगा, तो उसका जो भुगतान करना पड़ेगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, मास्टर को। ठीक है, सिमिलरली अगर एक बैंक का एम्प्लॉई है और वो अगर कोई फ्रॉड करता है, तो बैंक को भुगतान करना पड़ता है। दिस इज विकारियस लाइबिलिटी। ठीक है, कि आप अपने एम्प्लॉय के लिए, आप अपने सर्वेंट के लिए, आप अपने एजेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हो। ठीक है, तो दैट इज विकारियस लाइबिलिटी। फिर तुम्हारा स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ये बोलता है कि अगर तुम कोई डेंजरस चीज के साथ डील कर रहे हो और उससे किसी और को नुकसान हो जाता है, तो आपको लायबल होना पड़ेगा। ठीक है, क्यों क्यों? बिकॉज डेंजरस वेपन तुम लेके आए थे ना, तुम लेके आए थे। अगर वो आता है, होता ही नहीं, ठीक है, तुम्हारे पास, तो सामने वाले को नुकसान होता ही नहीं। तो अब सामने वाले का नुकसान जो है वो तुम भरोगे। दैट इज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी क्या बोलता है? एब्सोल्यूट लाइबिलिटी बोलता है कि जब तुम कोई केमिकल या हजार्डस सब्सटेंस का डील कर रहे हो, जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में हुआ था, उसमें सिर्फ वो लोग नहीं जो तुम्हारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, बल्कि जितने भी दूसरे लोग हैं जो तुम्हारे उस केमिकल से या हजार्ड से इंजर हो जाते हैं, उनको पैसा देना, उनको डैमेजेस भरना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी।
ये लायबिलिटी तुम्हारे ऊपर आ जाएगी। तो 3 टाइप के लायबिलिटी समझ लेना, विकारियस लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यही बोलता है कि देखो, पहले सबसे पहले ये समझो कि कंज्यूमर कौन होता है। कंज्यूमर वो होता है जो कोई प्रोडक्ट को खरीदता है या कोई सर्विस को अवेल करता है। ठीक है, मतलब आप अगर क्लिनिक है, डॉक्टर अपना सर्विस दे रहा है, तुम उसकी सर्विस ले रहे हो, तो तुम एक कंज्यूमर बन गए। ठीक है, कोई प्रोडक्ट है, फोन है, तुम फोन खरीद रहे हो, तो तुम एक कंज्यूमर बन गए। ठीक है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट दो चीजों में डील करता है, एक तो सर्विसेज और दूसरा प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में अगर कोई डिफेक्ट आ जाता है या सर्विसेज में कोई डेफिशिएंसी आ जाती है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तुम्हें बताता है कि तुम कहां पे जा सकते हो। इनके कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स होते हैं, ठीक है, और इनके रेड्रेसल एजेंसीज होते हैं जिनके पास आप जा सकते हो और वहां से मदद मांग सकते हो। ठीक है, आपने कुछ खरीदा या आपने कोई सर्विस ली, लेकिन वो सर्विस उसने प्रॉपरली नहीं दी, ठीक है, जिससे आपको नुकसान हो रहा है, तो उस नुकसान के लिए आप उनके पास जा सकते हो और आप वो क्या कर सकते हैं, उनको आपको पैसे दिला पैसे दिला के दे सकते हैं, आपको रिलीफ दिला दिला सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली मोटर व्हीकल एक्ट में ज्यादा तो क्वेश्चंस नहीं आते हैं। क्वेश्चन सिर्फ इतने ही आते हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट क्या होता है, किस पे लगता है। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को होगा कि जो क्लेम्स होते हैं, ठीक है, अगर एक्सीडेंट हो जाता है, तो अगर गाड़ी फॉर एग्जांपल एक जगह पे रुकी है, दूसरी गाड़ी आके अगर उसको फॉर लाइक टक्कर मार देती है, तो इसमें नेग्लिजेंस जो है या जो भी रैश ड्राइविंग है, वो दूसरी गाड़ी का है। ठीक है, तो ये डिफरेंस समझ लो। दो गाड़ियां अगर रोड पे है और अगर टक्कर हो जाती है, तो इसमें आप आर्ग्यू कर सकते हो कि शायद गलती किसकी है, इसकी है, उसकी है, या दोनों वालों की गलती है। लेकिन एक गाड़ी अगर रास्ते पे खड़ी है, मूविंग नहीं है, ठीक है, और दूसरी गाड़ी अगर आके उसको डैश कर देती है, तो आपको पता है कि वो गाड़ी कौन लायबल होगा, राइट। एंड थर्ड पार्टी का रिस्क क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंश्योरेंस वाला होता है, या जैसे तुम उबर उबर का ये करते हो, तो उबर में तुम तो उबर बुक करते हो, तुम्हें तो पता नहीं ड्राइवर कौन है, ड्राइवर की गाड़ी कौन सी होने वाली है, या गाड़ी का क्या है। ये उबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट, ये सारा देखना। तो ये भी सारा तुम मोटर व्हीकल एक्ट में पढ़ोगे। लीगल लैंग्वेज में क्या पढ़ोगे, लीगल लैंग्वेज जो तुम्हें इंग्लिश में ही देना है पेपर, ठीक है, मराठी वालों को भी इंग्लिश में ही देना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको लीगल कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए, ठीक है, कि जैसे फॉर एग्जांपल रिट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कस्टम क्या होता है, स्टैट्यू क्या होता है। तो ऐसे जो टॉपिक्स है छोटे छोटे, ठीक है, रिव्यू क्या होता है, रिवीजन क्या होता है, तो वो सारा लीगल कॉन्सेप्ट में आपको समझ में आएगा। लीगल मैक्सिम, जैसे हमने बोला, ये 15 मैक्सिम है, ठीक है, ये लैटिन में होते हैं। दिस आर एक्स्ट्रा, ठीक है, जो हमने टॉट में पढ़े हैं ना, वो अलग है। ठीक है, टोटल मैक्सिम तो 1000 से ऊपर है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, आपको पूरे इतने नहीं पढ़ने हैं, आपको सिर्फ ये 15 पढ़ने हैं जो इस सब्जेक्ट में है, और कुछ ऐसे पढ़ने हैं जो टॉट में भी है। ठीक है, तो इनका मीनिंग समझना है, इनके एग्जाम्पल्स वगैरह देने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा ये जो वाला है, विजिलेंटिबुस नॉन डॉर्मेंटिबुस जुरा सविनेंट, इसका मतलब है कि जो इंसान विजिलेंट है, जो इंसान सोता नहीं है, लॉ उसकी मदद करता है। ठीक है, लॉ ओनली हेल्प्स दोज हु आर विजिलेंट एंड नॉट दोज हु स्लीप ओवर देयर राइट्स। ठीक है, अगर आपके साथ किसने गलत किया है, तो आप आ सकते हो कोर्ट के पास। आप अगर सोते रहते हो 6 साल, 8 साल, 10 साल तक आप कोर्ट के पास आए नहीं, तो कोर्ट ये बोलेगा कि अब मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। क्यों? बिकॉज तुम सो रहे थे अपने राइट्स के ऊपर। ठीक है, तो यही इसका मतलब है कि लॉ उनकी मदद करता है जो जो विजिलेंट है, सोते नहीं। ठीक है, जो सतर्क है अपने राइट्स क्या है क्या नहीं है उसके बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला देख लो, सालुस पॉपुली ए सुप्रीमा लेक्स, इसका मतलब होता है कि वेलफेयर ऑफ द पब्लिक इज हाईएस्ट लॉ। तो जहां पे भी ऐसा हो कि जहां पे आपको 30 लोगों को बचाना है, ठीक है, और उस उनको बचाने के लिए या 100 लोगों को बचाने के लिए आपको किसी का घर तोड़ना पड़े। सपोज एक रो हाउस में घर को आग लग गई और बाकी सब, मतलब वो आग आगे जाने वाली है, तो उस आग को रोकने के लिए अगर आपको वो घर तोड़ना पड़ा,
ठीक है, बर्निंग ट्रेन मूवी देखी होगी कि उसमें भी वो आग लग जाती है तो लोग वो ट्रेन को तोड़ते हैं या डब्बे को सेपरेट करते हैं। तो ऐसा करने के लिए आपके ऊपर केस नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि आपने इसलिए नहीं किया क्योंकि मजा आ रहा था, चलो चलो इसको करते हैं, इसको तोड़ते हैं। आपने इसलिए किया बिकॉज आप दूसरों की जान बचा रहे थे। ठीक है, तो ये मैक्सिम यही बोलता है कि जब आप दूसरों की जान बचा रहे हो, ठीक है, तो दूसरों की जान बचाना ये सबसे ऊपर लॉ है। इसके ऊपर का मतलब इसके ऊपर और कोई लॉ नहीं आता। तो दिस इज ऑल द मैक्सिम वी आर गोइंग टू लर्न। फिर लॉ के रिपोर्ट्स, उनके मैगजीन्स जो आते हैं, कौन सा मैगजीन होता है, उसमें क्या क्या लिखा जाता है, उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया होनी चाहिए। ठीक है, स्टैट्यूट जैसे हमने बोला कि जो एक्ट बनते हैं तो वे कैसे बना जाता है, उसका ड्राफ्टिंग का क्या प्रोसीजर होता है, पहले क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, टेबल्स कैसे बने जाते हैं, उसको चेंज करना होता है तो कैसे करते हैं, वो सारा आप स्टैट्यूट में पढ़ोगे। और ये लगना कब शुरू होता है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक लॉ जो पार्लियामेंट बनाती है वो तुरंत लगना शुरू हो जाता है। उसका कमेंसमेंट कब होता है, ठीक है, वो भी आपको पता होना चाहिए। जनरल इंग्लिश में बेसिकली आप पढ़ोगे कि ग्रामर पढ़ोगे कि सेंटेंस अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस बनाना है, पॉजिटिव में सेंटेंस बनाना है, नेगेटिव में बनाना है, या अगर आपको फॉर एग्जांपल सुपरलेटिव डिग्री में करना है, जैसे मतलब एक डिग्री हायर करना है, तो वो सारा जनरल इंग्लिश में आपको पढ़ना पड़ेगा। लेजिस्लेटिव मटेरियल में क्या होता है कि बेसिकली वो यही बताते हैं कि जब भी कोई लॉ बनता है तो उस लॉ को समझने के लिए उसको मतलब कि उसको एक इंटरनल एड और एक्सटर्नल एड आपको मिलता है टू इंटरप्रिटेट दैट स्टैट्यूट। कि अगर आपको, क्योंकि आप हर टाइम तो जा नहीं सकते हो ना मोदी जी को पूछने के लिए कि मोदी जी आपने ये लॉ बनाया है लेकिन ये हमें समझ में नहीं आ रहा कि इस एक्चुअली सेंटेंस का मतलब क्या है, या इस लाइन का मतलब क्या है, या इस फॉर एग्जांपल वर्ड का मतलब क्या है। तो ये आपको कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल एड के दिए गए हैं कि जब भी आपको कभी एक जज को जब भी ये समझ में ना आए कि एग्जैक्टली ये बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है, तो उनकी मदद से वो समझ पाए कि हाँ भाई ये बोलना चाह रहा था। ठीक है, सो वो आपको इसमें पढ़ना है। उसके बाद फिर तुम्हारा जो जजमेंट्स है, ठीक है, 6 ऐसे केसेस हैं जिनका आपको पढ़ना है कि वो केसेस क्या थे और उस पे क्या क्या जजमेंट दिया गया था। जैसे फॉर एग्जांपल के बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में ये लैंडमार्क केसेस हैं सारे। इस केस में बताया गया था कि एक एक बंदे को जब तुम जेल में लेके जाते हो, ठीक है, तो उसके अरेस्ट का पूरा प्रोसीजर क्या होना चाहिए। ऐसे नहीं कि चल हैप्पी बर्थडे रे बाबा, ऐसे उठा के लेके जाओगे, किसी को भी, मतलब पुलिस वाला किसी को भी उठा के लेके जा सकता है जेल में। ठीक है, तो उसका पूरा प्रोसीजर क्या होगा। और अगर जेल में तुम लेके भी जा सकते हो तो वहां पे किसी को मार नहीं सकते हो, ठीक है, या उसकी कोई डेथ नहीं हो सकती। ठीक है, तो कस्टोडियल वायलेंस एंड कस्टोडियल डेथ के ऊपर ये केस हुआ था। फिर तुम्हारा एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, ये तुम्हारा भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद एक और ट्रेजेडी हुई थी, ओलियम गैस की, 1 साल बाद ही हुई थी। ठीक है, तो ये उसके लिए अगेंस्ट था कि एक इंसान जो है, जो एमसी मेहता है, ठीक है, तो ये जो एडवोकेट लॉयर थे, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बोला था कि यार भोपाल गैस ट्रेजेडी में लोग मरे, तुमने कोई एक्शन नहीं लिया। अब ओलियम गैस में भी लोग मर रहे हैं, मर गए, तुमने अभी भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। ऐसा तो फिर ये लोग केमिकल फैक्ट्री बनाते जाएंगे, लोग मरते जाएंगे, तुम बैठे रहोगे। तो उन्होंने फिर कुछ गाइडलाइंस निकाली कि अगर केमिकल फैक्ट्री बननी है इंडिया में, ठीक है, तो क्या क्या इंडस्ट्री को क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा। तो ये इस केस में ये तय की गाइडलाइंस हमें मिली थी। ठीक है, तो ये केस में क्या गाइडलाइंस मिली थी कि अरेस्ट कैसे होगा। इसमें कौन सी गाइडलाइंस मिली थी कि अगर किसी को फैक्ट्री चालू रखनी है, ठीक है, तो उस फैक्ट्री के लिए क्या क्या गाइडलाइंस तुम्हें फॉलो करनी पड़ेगी। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में बेसिकली कि किसी भी फीमेल का सेक्सुअल हरासमेंट ना हो वर्क प्लेस पे, उसके गाइडलाइंस दिए गए थे। ठीक है, कि अगर कोई लेडी है और वो काम पे आती है तो काम पे क्या क्या चीजें उसके साथ, मतलब क्या क्या चीजें सेक्सुअल हरेसमेंट में पकड़ी जाएंगी और जो नहीं होनी चाहिए। और अगर उसके साथ कुछ गलत होता है
तो उसको वो जाके वो कहाँ पे रिपोर्ट कर पाएगी। ठीक है, तो ये विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में उन्होंने गाइडलाइंस बताई थी। जोसेफ स्टाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था वो अडल्ट्री के ऊपर था। तो पहले ऐसे हुआ करता था कि अगर कोई अडल्ट्री में जाता है, मतलब हस्बैंड वाइफ है, और अगर वाइफ चीट करती है हस्बैंड हस्बैंड के साथ विद सम अदर गाय, तो उस बंदे को मतलब पनिशमेंट मिलती थी थर्ड पर्सन, लेकिन वाइफ को कुछ नहीं मिलता था। ठीक है, वाइफ ऐसे ही छूट जाती थी। तो उन्होंने बोला कि यार ये तो नाइंसाफी है। ठीक है, मतलब चीटिंग तो मतलब वाइफ भी कर रही है, तो उसको भी कुछ होना चाहिए। तो इस ग्राउंड पे, ठीक है, अडल्ट्री का जो आईपीसी का सेक्शन था उसको निकाल दिया गया। तो अब इस केस के बाद, तो अडल्ट्री नाउ इज ओनली अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। अगर कोई अडल्ट्री करता है, ठीक है, कभी अलविदा ना कहना करता है, तो उसको सजा नहीं होगी, पनिशमेंट नहीं मिलेगी, सिर्फ डिवोर्स मांग सकते हो। तो ये उसका लैंडमार्क केस था। अरुणा शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था, इसने पैसिव यूथेनेसिया इंडिया में लेके आ गए। ठीक है, यूथेनेसिया का मतलब होता है मर्सी किलिंग। तो मर्सी किलिंग के दो पार्ट होते हैं, एक्टिव यूथेनेसिया एंड पैसिव यूथेनेसिया। एक्टिव मतलब क्या, किसी का गला घोट के उसको मार दो, तो ये एक्टिव हो गया। ठीक है, पैसिव मतलब क्या, अगर कोई वेंटिलेटर पे हो तो वेंटिलेटर को बंद करना, ये पैसिव हो जाता है। जैसे ऋतिक रोशन की मूवी थी गुजारिश करके, तो उसमें जो वो मांग रहा था वो एक्टिव यूथेनेसिया है। बिकॉज वो वेंटिलेटर पे नहीं था, वो बिना वेंटिलेटर के वो जी पा रहा था, बस वो नेक से नीचे पूरा पैरालाइज था। ठीक है, तो वो जो मांगता है ना वो एक्टिव होता है। इंडिया में अभी तक एक्टिव यूथेनेसिया अलाउड नहीं है। इस केस के बाद पैसिव यूथेनेसिया अलाउड किया गया था कि अगर कोई यू नो जैसे कि ऐसे ही पड़ा है, लाइक वेंटिलेटर पे है, ठीक है, खुद से सांस नहीं ले पा रहा है, तो वेंटिलेटर बंद कर सकते हैं। ठीक है, फैमिली के परमिशन के बाद। यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये तुम्हारा सबरीमाला टेम्पल का था कि पहले लेडीज को अलाउड नहीं था टेम्पल में जाना। ठीक है, तो ये बहुत लैंडमार्क केस हुआ था, और इस केस के बाद अब लेडीज टेम्पल में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये 6 केसेस आप लोगों को पढ़ने हैं। उसके बाद फिर और क्या है, कुछ रूल्स हैं जो स्टैट्यूट को इंटरप्रिटेट करने में मदद करते हैं, वो आपको पढ़ना है। कुछ प्रिजम्पशंस है जो आप मान के चलते हो, हाँ कि इसने यही बोला होगा, ठीक है, इसका यही मतलब होगा। ठीक है, तो वो प्रिजम्पशन आपको पढ़ने हैं। और कुछ जनरल क्लॉजेज हैं। ठीक है, कि अगर कुछ क्लॉज लगाना है तो जनरल क्लॉज क्या है उसको समझने के लिए, तो वो सारा आपको लीगल लैंग्वेज में पढ़ना पड़ेगा। एंड योर लास्ट सब्जेक्ट इज लेबर लॉ 1। ये पुराना वाला है। ठीक है, आपका नया सिलेबस अभी तक आया नहीं है, तो प्रॉब्लम, हम भी लेबर लॉ 1 को पढ़ाना रेस्पर एकेडमी में थोड़ा लेट ही शुरू करते हैं। द रीजन वाई, बिकॉज हर साल इनके सिलेबस बदलते हैं। हर साल एक कोई नया एक्ट लेके आते हैं, और कोई तो एक एक्ट निकाल देते हैं। जैसे कि आपका जो आपके पहले वाले का जो ईयर था, उसमें उन्होंने ये वाला एक्ट निकाल दिया था। ठीक है, और ये वाले एक्ट के जगह पे उन्होंने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कोड लेके आ गए थे। ठीक है, इंडस्ट्रियल लेबर कोड। तो हर साल ये बदलता है। ठीक है, तो इस पे ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, जैसे इतना समझ लो कि जो पार्लियामेंट ने कुछ एक्ट बना के रखे हैं जो लेबर से रिलेटेड है, ठीक है, तो वो आपको पढ़ने होंगे। और ये सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट जो है ना वो बहुत डिफिकल्ट जाते हैं स्टूडेंट्स को सेमेस्टर 1 में। एक होता है तुम्हारा लीगल लैंग्वेज का सब्जेक्ट, क्योंकि पूरा इंग्लिश में होता है। ठीक है, तो मराठी स्टूडेंट्स को भी डिफिकल्ट जाता है, और प्लस जो मैक्सिम होते हैं ये वाले, ये लैटिन में होते हैं। तो लैटिन तो ऑब्वियसली आप लोगों ने पढ़ी नहीं होगी, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। एंड लेबर लॉ का, क्योंकि लेबर लॉ में सारा याद रखना होता है, सारा प्रोविजन, कि से फॉर एग्जांपल कितने, मतलब कितने वर्कर्स में होने चाहिए, वर्कर की कौन सी कमिटी बनती है, कमिटी में कितने मेंबर्स होने चाहिए, और वो सारा। ठीक है, सो ये थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। बाकी आई थिंक सारा सही है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था हमारी तरफ से। ठीक है, सेमेस्टर 1 के लिए। होप आप लोगों को इसका भी आइडिया आ गया है कि सेमेस्टर 1 कैसे पढ़ते हैं, क्या सब्जेक्ट्स होते हैं। इफ यू वांट टू जॉइन अस यू कैन ऑलवेज जॉइन अस, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। जो हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, अगर आपको हमारे साथ पढ़नी है तो
ठीक है। सो शाम के सेशंस होते हैं, तो व्हाट्सअप नंबर, ये व्हाट्सअप नंबर है 8769999098. You can contact the team on this number and they can tell you more about कि फीस कितनी होगी और क्या टाइमिंग्स होंगे, और अगर और भी कोई डिटेल्स अगर आपको पूछने हैं तो आप इसमें जरूर पूछ सकते हैं। नोट्स एंड स्लाइड्स का हम अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन नोट्स दे देते हैं, तो जहाँ पे वो पढ़ सकते हैं। तो मोस्टली हमारे स्टूडेंट जो है वो उससे ज्यादा कोई एक्स्ट्रा नोट्स नहीं लेके आते। We have our students who have also referred to only our notes. हमारे रिविजन सेशंस, हमारे लास्ट मिनट रिविजन नोट्स वगैरह फॉलो करके they have even scored more than 9 pointers in the exam. तो जरूरी नहीं होता कि बहुत ज्यादा पढ़े, बस जितना पढ़ रहे हो वो सही तरीके से पढ़ो, ठीक है, समझ के पढ़ो, तो आपके ये कॉन्सेप्ट हमेशा आपको याद रहेंगे, आप कभी भूलोगे नहीं इसको, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग अस। कुछ अगर क्वेश्चंस है तो आप अभी पूछ सकते हो, if you guys have any questions. If not, then we'll end it for the day today. Yeah, hi Sonal. Yes, Shehbaz बोलिए। here. I just want to ask one thing that from when this lecture will be getting started, and as you said that notes we will get notes from your side only. तो जैसी लेक्चर स्टार्ट होगा तो क्या नोट्स सॉफ्ट कॉपी हमें दे दिए जाएंगे? सॉफ्ट कॉपी में कैसे होता है ना कि बेसिकली हमारा मेन एम ये है कि आपको नोट्स की कभी जरूरत ही ना पड़े, आपको कॉन्सेप्ट इतनी अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि जैसे कि आप कोई मूवी देखने जाते हो तो आप पेन एंड पेपर तो कभी लेके नहीं बैठते हो, लेकिन अगर आपको मैंने पूछा कि यार ये मूवी देखी तो थोड़ा समझाओ मुझे कि ये मूवी मतलब क्या था मूवी में, तो आप अपने अपने वर्ड्स में आप मुझे वो समझा सकते हो, राइट। तो यहाँ पे भी यस। वही कोशिश करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट इतनी अच्छी तरह से समझ में आए कि व्हेन यू हैव टू राइट द आंसर, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट लाइक कि कि सोचना ना पड़े, आपको वो पूरा पता है और आप सिर्फ मतलब अपने माइंड से आप उसको लिखते जा सको। तो ये हमारी पूरी कोशिश होती है। बट अगेन हम आपको कुछ एक्सटर्नल जो नोट्स होते हैं वो पीडीएफ में देते हैं, तो आप उसको रिफर कर सकते हैं, और जो हमारे नोट्स होते हैं वो वेबसाइट पे होते हैं, तो वेबसाइट पे आपको एक्सेस मिल जाता है, और टिल द एग्जाम यू कैन रिविजिट द सेशन रिकॉर्डिंग्स, मतलब अगर आपका सेशन मिस हो जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो आप सेशन को वापस से देख सकते हो, आप वहां के वो नोट्स देख सकते हो, स्लाइड्स देख सकते हो, so you can always refer to it from there. ओके, जो ये सेशंस होगी ये भी रिकॉर्डेड होंगे, आई कैन री रिफर आफ्टरवर्ड। Sorry. ये सेशन जो रिकॉर्डेड हो गए आई कैन मैं उसको बाद में भी रिफर कर सकता हूँ अगर मुझसे हाँ मिस हाँ, हो गया तो। पूरे एग्जाम तक। तो अगर आपको वापस वापस देखना है या कोई अगर टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको पीछे लेके जाके वापस अगर सुन सकते हो, सो इट इज एक्सेसिबल टू यू, ठीक है, टिल टिल दी एग्जाम। तो जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको हर एक सेशन आप वापस सुन सकते हो। एंड इवन जो स्लाइड्स वगैरह जो हम यूज करते हैं वो भी वेबसाइट पे चले जाते हैं, तो वो भी आप जब मर्जी चाहो आप उसको देख सकते हो, तो आपके पास पूरा एक्सेस होता है एग्जाम का। ओके ओके, दैट्स इट। ठीक है। और भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो यहाँ पे, जैसे कि कल्पना जी है, उन्होंने हमको ज्वाइन किया है, राज ने भी हमें ज्वाइन किया है। तो सेशन जो है वो ऑलमोस्ट, जैसे कि आज मैंने एक इंट्रोडक्शन सेशन लिया, तो मे बी लाइक दिस वीक आई विल टेक मोर ऑफ द इंट्रोडक्शन सेशन। सो फिलहाल हमने टाइमिंग उसका 9:30 to 10:30 रखा है, सो दैट वी कैन जस्ट अकोमोडेट एवरीवन। ठीक है, ज्यादा हम 11 बजे से ऊपर भी नहीं जाना चाहते, बिकॉज दूसरे दिन आपको काम होता है, कुछ ये करना होता है। एंड वी विल टेक 1 or 2 सेशंस इन द वीकेंड ऑल्सो, ठीक है, बिकॉज पोर्शन ज्यादा है ना, 4 सब्जेक्ट है, हमें कवर करना है। आपकी एग्जाम ऑलमोस्ट आई थिंक दिसंबर में होगी, दिसंबर के एंड तक या जनवरी स्टार्टिंग में आपकी एग्जाम होगी, तो तब तक हमें चारों सब्जेक्ट आपके कवर करना है। ये लेक्चर्स का टाइमिंग क्या होगा बेसिकली? अभी फिलहाल हमने 9:30 to 10:30 सोचा है, मंडे टू फ्राइडे, और जो सैटरडे को होगा दैट विल बी 8 PM to 10 PM। ओके ओके। ठीक है। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, वो जो व्हाट्सएप का नंबर है
वो आप ले लीजिए, आप वहां पे लिख सकते हो, ठीक है। यू गॉट दैट नंबर राइट, आपने देख Yes, लिया राइट yes, नंबर? yes, मैंने ले लिया. हाँ I taken the sir. हाँ, तो जब भी आपको कोई भी अगर डाउट है ना, तो आप यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस, नो वरीज। Okay. ठीक Thanks. है, ओके चलो, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, टेक केयर, बाय। Thank you. Thank you. Bye.